वेलकम टू नीट इनकॉग्निटो। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Three concentric metallic spherical shells of radius r, 2r, 3r are given charge q1, q2, q3 respectively. It is found that the surface charge densities, मेन चीज़ आप अंडरलाइन करते जाओ, सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर स्फेयर्स ऑफ द शेल आर इक्वल। तो जो शेल का जो आउटर सरफेस है उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो है वो इक्वल है। देन द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन इन द शेल्स Q1, Q2 एंड Q3। तो उस जो भी आपने चार्ज दिया है उसका रेशियो बताना है आपको, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक मेटलिक स्फेरिकल शेल्स हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस 3r है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि चार्ज दिया आउटर सरफेस पे, आर गिवन चार्जेस Q1, Q2। ठीक है, अगर इस पे उन्होंने Q1 चार्ज दिया, इस पे Q2 चार्ज दिया और इस पे Q3 चार्ज दिया, तो अगर अपन इस पूरे गॉसियन सरफेस की बात करें तो फाइनाइट आपका जो ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनाइट जो फाई होता है, वो फाइनाइट जो होता है वो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्यू नेट ज़ीरो होना चाहिए, तो इस पे माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन इस पे माइनस Q1 चार्ज देंगे तो इसको प्लस Q1 चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पे, अब Q2 चार्ज आपने दिया है। ठीक है, अब इस पूरे गॉसियन सरफेस पे जो ये पूरे गॉसियन सरफेस में फिर फाइनाइट जो आपका ज़ीरो है, तो इसमें भी Q नेट ज़ीरो होना पड़ेगा। तो आप इसको माइनस Q1 माइनस Q2 चार्ज देंगे। ठीक है, अब अगर आपने इसको माइनस Q1 माइनस Q2 चार्ज दिया तो यहाँ पे आपको प्लस Q1 प्लस Q2 चार्ज देना पड़ेगा, और प्लस Q3 आपने दिया ही है पहले से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अभी तक बहुत बेसिक चीज़ें बोली गई हैं कि अगर हम यहाँ पे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज इन्होंने दिया था, तो अगर उसके बेसिस पे अगर अपन बात करें तो Q1 चार्ज अगर यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ माइनस Q1 दिए तो यहाँ प्लस Q1 देना पड़ेगा, प्लस Q2 आपने पहले ही दिया था। अगर इस पे इतना चार्ज है तो इसको फिर Q नेट को ज़ीरो करने के लिए माइनस Q1 माइनस Q2 देना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पे आपने अगर इसको चार्ज दिया तो फिर आपको यहाँ पे Q1 प्लस Q2 देना पड़ेगा, और Q3 आपने दिया ही था। तो जो आउटर सरफेस पे आपने सरफेस चार्ज डेंसिटीज को इक्वल बोला है क्वेश्चन में, कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल हैं तीनों में। तो आपको ये चीज़ प्रॉपरली क्लियर हो गई है यहाँ पे कि जो पहला वाला सरफेस है उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, तो वो आपका इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज Q1 है। तो सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A होता है, Q1 अपॉन 4 पाई r²। ठीक है, अगर अपन बात करें सिग्मा 2 की, तो इसके आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है,
Q1 प्लस Q2, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है 2r, तो 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ठीक है। और जो सिग्मा 3 होगा वो तीसरे वाले स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है आउटर सरफेस पे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये आपका हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई इसका रेडियस 3r है, 3r अगर इसका रेडियस है तो 3r का स्क्वायर क्या हो गया 9r स्क्वायर। तो अपन को यहाँ तक चीज़ें क्लियर है और ये तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटीज आपको मिल गया। अब तीनों को आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्वल है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3, ठीक है। क्वेश्चन में सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 दिया हुआ है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 16 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 36 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कट गया। पहले Q1 Q2 में अगर रिलेशन देखना है तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये भी आपका 4 और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर अपन इसको देखें यहाँ पे तो 4Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया। अगर अभी सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे 4Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो इधर गया तो 3Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब Q2 की वैल्यू जो आई आपकी 3Q1 आई। यहाँ पे आपको Q1 और Q2 का रिलेशन पता चल गया कि जो Q2 की वैल्यू है वो 3Q1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर अपन इसके आगे चीज़ों को देखें तो अब इन दोनों में रिलेशन ट्राई करते हैं निकालने का। तो जब इन दोनों में अपन रिलेशन ट्राई करेंगे तो ये 9, तो ये आपका इक्वेशन 1 आ गया है। और अब अपन इक्वेशन इन दोनों में रिलेशन निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये इधर चला जाएगा 9Q1 प्लस 9Q2 इज इक्वल टू 4, इधर मल्टीप्लाई होगा 4Q1 प्लस 4Q2 प्लस 4Q3। यहाँ पे Q2 के जगह पे अगर आप ये 9Q1 हो गया, ठीक है, और आप Q2 के जगह पे 3Q1 रखोगे फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ पे अगर इसको रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 27Q1, ठीक है, इज इक्वल टू 4Q1। फिर आप फर्स्ट इक्वेशन से रखोगे तो 4 3 जा 12Q1 प्लस 4Q3। यहाँ तक आपको क्लियर है चीज़ें। अब कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका 36Q1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 16Q1, तो 16 को इधर लेते आओ माइनस 16Q1 इज इक्वल टू 4Q3। ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। 20Q1 इज इक्वल टू 4Q3 और ये 5, 4 5 जा 20। तो जो आपका दूसरा इक्वेशन आया Q3 इज इक्वल टू 5Q1। ठीक है, यहाँ तो एकदम चीज़ें क्लियर है, कोई
प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बातें करें यहाँ पे, तो हम लोग को दोनों रेशियो मिल गया। अब कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। अब आप इसको अब आप इसको Q1 की जगह पे तो आप Q1 रख सकते हो। Q2 कितना है, 3Q1 है, और Q3 कितना है, 5Q1 है। ये आता है आपका 1:3:5, ठीक है। क्लियर था ना, ये भी PYQ ही था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q/3 and minus 2Q/3 placed at point A, B, C respectively as shown in the figure, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि पॉइंट A पे इसने Q/3 रखा है, पॉइंट B पे इसने Q/3 रखा है, और पॉइंट C पे इसने -2Q/3 रखा है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेक O to be the center of the circle of radius R, and angle CAB is equal to 60 डिग्री। एंगल CAB is equal to 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे उसने थोड़ी सी आपकी ज्योमेट्री टेस्ट करने की कोशिश की है क्वेश्चन में। तो देखते हैं किसकी ज्योमेट्री कैसी है। अब क्वेश्चन को पहले एक बार ट्राई कर लो। मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है, मतलब सारे ऑप्शन को आपने चेक करना होगा। कर लिया ट्राई। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है। एक बात बताओ, जो ये होगा ये तो रेडियस है, ठीक है, और जो ये है ये भी आपका रेडियस है। ये चीज़ें तो आपको क्लियर है। तो अगर इसके सामने का ये जो एंगल है, इसके सामने ये जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, मतलब कि ये इसके सामने का जो ये एंगल होगा वो भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। अब एक ट्रायंगल में अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ऑब्वियसली जो ये वाला एंगल होगा ये भी 60 होगा, ठीक है। एक न्यू डायग्राम बना लेते हैं, आई थिंक इसमें विजिबल नहीं है। अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री दिया है। अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया है और ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, इसके सामने वाला एंगल 60 है, तो इसके सामने वाला एंगल भी आपका 60 होगा। अगर ये दोनों 60 है तो तीनों मिला के 180 होता है, तो ये भी 60 होगा, ठीक है। अगर ये भी 60 है तो ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी 60 होगा। अगर ये 60 है तो आपका ये वाला एंगल 30 होगा, और ये वाला एंगल आपका ऑलरेडी 90 है,
अब यहाँ पे ये फिर से ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो लाइन है ये रेडियस है और ये लाइन भी रेडियस है। तो ट्रायंगल ये सी बी और ये ओ, ट्रायंगल सी बी ओ में, ठीक है, ये रेडियस आर है, मतलब इसके वाला सामने वाला एंगल एक्स और ये रेडियस आर है, इसके सामने वाला है एंगल एक्स। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस वाले सी बी ओ ट्रायंगल में 2x प्लस ये दोनों मिला के 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों मिला के ये 180 डिग्री है। अब ये 2x इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री, मतलब कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। मतलब कि अपने पास अब ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे ये 60 है और ये 30 है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन अगर अपन को मिल चुका है तो ये जो पूरा लाइन है ये 2r होगा, r ये और r ये पूरा लाइन 2r होगा और ये एंगल 60 डिग्री है। तो आपका ट्रायंगल ABC में जो साइन 60 की वैल्यू होगी, साइन 60 की तो वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन यहाँ पे साइन 60 है क्या, ये परपेंडिकुलर जो BC लाइन है अपॉन आपका ये हाइपोटेन्यूस जिसकी वैल्यू 2r है, तो ये आ जाता है आपका √3/2। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो √3r है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आपका वो √3r है। यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डिस्टेंस है वो आपका √3r है। अब अगर अपन इस ट्रायंगल की बात करें तो अब सारे डिस्टेंसेस अपन को पता है, और अब अगर अपन डिस्टेंसेस अपन जान चुके हैं तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज, O पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। O से इस चार्ज, ये चार्ज O से कितना दूर है, अच्छा ये देखो, ये जो पॉइंट O है ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, दोनों चार्ज सेम है और दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं r, तो इनकी वजह से तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ एक चार्ज -2q/3। तो ये जो चार्ज बचा इसके वजह से आपका अलोंग नेगेटिव x एक्सिस तो आएगा ही, क्योंकि ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कितना आएगा देखते हैं। तो वो आपका आ जाएगा क्या पूछा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो आपका KQ/r² आएगा। यहाँ पे K की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट बोल रहा है, तो ये आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें, और Q की वैल्यू जो है वो -2q/3 है और ये r², क्योंकि इतना दूरी है इन दोनों के बीच में। इस तो यहाँ पे पहला वाला तो गलत हो गया, फिर भी अब अपन दूसरा वाला चेक करते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। देखते हैं क्या होता है। अगर अपन इन तीनों चार्जेस को एक सिस्टम माने तो पहला K -2q/3 q/3 अपॉन इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, प्लस
इन दोनों के बीच में अगर देखें तो k -2q/3 q/3 अपॉन √3r। और हाँ, अगर इन दोनों के बीच में देखें तो ये k q/3 अपॉन 2r डिस्टेंस है, तो ये कहीं से भी 0 तो नहीं आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अब अपन तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस B एंड C। B और C के बीच में इसने बात किया है कि मैग्नीट्यूड बताना है चार्ज का। तो अगर अपन इसकी बात करें तो देखते हैं। अगर अपन इसको देखें यहाँ पे, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में जब फोर्स की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2q/3 मल्टीप्लाइड बाई q/3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे q/3 है, r², यहाँ पे √3r है, तो ये 3r² हो जाएगा। अब अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, और ये हो जाएगा q² अपॉन 2 3 6 6 3 18 18 3 54 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाता है। इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर अपन इसकी बात करें तो अब एक लास्ट बचा है। द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज 12/q/12 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर अपन पोटेंशियल एट O की बात करें तो पोटेंशियल ड्यू टू -2q/3 VA प्लस VB प्लस VC। देखते हैं A के वजह से ये R डिस्टेंस पे है तो K q/3 R प्लस B की वजह से देखें तो यहाँ पे K -2q बाई ये जो डिस्टेंस है वो आ रही है यहाँ पे। और अगर इसके वजह से देखें तो K Q C के जब B की वजह से देखें आप, ये C था। अब इसके वजह से अगर अपन देखें तो ये फिर KQ/3 और ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका R है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके 2KQ/3R हो जाते हैं और ये माइनस साइन के साथ 2KQ/3R हो जाता है। तो ये वाला वैल्यू जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू दी है q/12 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपकी ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ एक ऑप्शन सही था, C वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 2r।
तो हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2, ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर। ओके, मतलब कि ये कुछ ऐसे रखे हुए हैं, ये r रेडियस का और ये 2r रेडियस का, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, तो ये स्मॉलर स्फीयर का सेंटर है, यहाँ से 2r डिस्टेंस पे जो दोनों के सेंटर, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों के सेंटर को, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से इस लाइन पे जो वैल्यू है वो 0 है आपकी। अल्लाह, तो आपको ρ1 अपॉन ρ2 की जो वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे तो दो कंडीशन बन रहा है, अगर ध्यान दोगे तो दो कंडीशन ऐसे बन रहा है कि भाई अगर अपन यहाँ से भी 2r, ये जो सेंटर O है उसके इस साइड भी अपन 2r डिस्टेंस देख सकते हैं और इस साइड भी अपन 2r डिस्टेंस देख सकते हैं। तो ये दोनों सिनेरियो आपका बन रहा है कि आप उस साइड भी 2r डिस्टेंस देख सकते हो और इस साइड भी आप 2r डिस्टेंस देख सकते हो। तो पहले अपन लेफ्ट साइड देखते हैं। O से अगर अपन 2r डिस्टेंस पे देखेंगे यहाँ पे, और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना करो, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोला है, ठीक है। तो हालांकि आउटसाइड पॉइंट होगा दोनों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से 2r डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दो, मतलब E1 इज इक्वल टू E2 कर दो। अगर कोई ये पॉइंट होगा तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, नो 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 नो। अगर आपने लेफ्ट साइड लिया है, मतलब यहाँ पे आप फंस गए, यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड आपने लिया है तो दोनों में से किसी एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा चार्ज को, ताकि एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आए और एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आए, ठीक है। नहीं तो अगर आप पॉइंट भी इधर लोगे और दोनों को अगर पॉजिटिव ले लोगे तो इसके वजह से भी इधर, इसके वजह से भी इधर, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये छोटा सा चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मतलब कि अगर आप पॉइंट इस साइड ले रहे हो तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया, इन दोनों ऑप्शन पे अपन आगे का चीज़ देखेंगे। तो इधर तो अपन E1 इज इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं, E1 इज इक्वल टू E2 को। तो यहाँ पे ये जो होगा, अच्छा ये जो रो होता है ये तो आपका आउटसाइड पॉइंट है, तो ये KQ1 अपॉन इससे कितना, ये वाला पॉइंट इससे कितना दूर है, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से ये 2r दूर है, मतलब 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इससे KQ2 अपॉन इससे, इसके सेंटर से कितना दूर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के वजह से है, तो इस स्फीयर के वजह से है, तो इसके सेंटर से आप डिस्टेंस देखोगे तो ये आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा 2r 3r 3r 2r 5r 5r, मतलब अगर r स्क्वायर करेंगे तो ये 25r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो रो होता है वो Q अपॉन V होता है, तो ये जो रो की वैल्यू होती है वो Q अपॉन V होती है। तो आप इसको क्या करो कि यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी वो रो V हो जाएगी, तो ये K कैंसिल कर दो और R स्क्वायर कैंसिल कर दो। यहाँ पे Q1 की जो वैल्यू होगी वो ρ1 4/3 पाई r और इसका रेडियस r है, तो ये r³ हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 4 इज इक्वल टू Q2 की जो वैल्यू होगी वो ρ2 अगेन 4/3 पाई
और इसका जो रेडियस है वो 2r है। 2r मतलब कि 8r क्यूब हो जाएगा, और ये अपॉन 25 है ही। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका ρ1 अपॉन ρ2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 4 जा 32 अपॉन 25। बट एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर आप पॉइंट लेफ्ट लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक, अगर ये पॉइंट है तो दोनों सेम साइड में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर कैंसिल कैसे होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक को माइनस और एक को प्लस होना पड़ेगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 भाई इधर भी पॉइंट है, मतलब कि अगर ये इस साइड में पॉइंट हो सकता था तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस साइड भी हो सकता है था। अब उससे भी हमें देखना होगा। अगर इस साइड हो सकता था तो अगर देखते हैं उस साइड कैसे हो सकता है। तो अगर O से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस साइड होगा कि उस साइड होगा, किसी भी साइड हो सकता है। तो अगर अपन इस साइड लेके देखें तो यहाँ से 2r डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, यहाँ पे ये 2r डिस्टेंस है और इस वाले सेंटर से ये r डिस्टेंस है। तो ये वाला पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा। तो अगर उस पॉइंट की अपन बात करें तो देखते हैं यहाँ पे, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करो। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये वाला पॉइंट है तो ये इसको इधर पुश करेगा और ये इसको इधर पुश करेगा, तब कैंसिल होगा। मतलब कि इधर उस साइड जब अपन देखेंगे तो एक एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एग्जैक्टली क्या है, ऑपोजिट है। उसमें क्या देख रहे थे कि ये इधर पॉइंट था, तो अगर ये इधर है तो इसको इधर होना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। यहाँ पे दोनों का साइन सेम होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट के लिए ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और सिर्फ इन दोनों ऑप्शन पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, इस वाले स्फीयर के लिए ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कि इसके लिए इनसाइड पॉइंट है और इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो सेम वही चीज करेंगे, के यहाँ पे ρ1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये जो 2r दूर है, ठीक है, 2r दूर है मतलब कि 4r स्क्वायर। ठीक है, अब जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है इसका इनसाइड पॉइंट है, उसका एक और फॉर्मूला होता था पाई r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नहीं तो वो KQX वाला भी फॉर्मूला है, बट ये इसमें आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो अगर अपन इस फॉर्मूला की बात करें तो इसको अगर अपन रखेंगे तो पाई यहाँ से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका ये पाई r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखते हैं, और φ2 की तो वैल्यू आप, ये φ2 हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। यहाँ से 2r डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपका r डिस्टेंस है। अब k की वैल्यू अपन रखते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं। जब अपन k की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका k की जगह पे आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा।
तो ये 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका r बचेगा और यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि जो ρ1 अपॉन ρ2 की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। मतलब कि जो आपका ये ऑप्शन है ये भी सही है, तो बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही थे। एक लेफ्ट साइड वाले पॉइंट के हिसाब से सही है और एक राइट हैंड वाले पॉइंट के हिसाब से सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी जो आपका क्वेश्चन था वो PYQ ही था। तो यहाँ पे पढ़ो, 2 identical charged spheres suspended from a common point by 2 massless strings of length L are initially at a distance d very very less than L। तो क्वेश्चन में क्या बोलने का कोशिश कर रहा है कि भाई इसने यहाँ पे ऐसे 2 मासलेस स्ट्रिंग लिए और आइडेंटिकल Q चार्ज और Q चार्ज यहाँ पे उसने सस्पेंड किए कॉमन पॉइंट से अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे Q चार्ज है, सेम नेचर है, तो रिपल्शन दोनों फेस करेंगे सर। द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पे dq अपॉन dt कांस्टेंट रेट से चार्जेस लीक होने लगे, मतलब दोनों तरफ से चार्ज की जो वैल्यू है वो कम होते जा रही है। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विथ अ वेलोसिटी v। तो ये दोनों v वेलोसिटी से अप्रोच ऑब्वियसली होने लगेंगे, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, आप जो फोर्स ऑफ रिपल्शन की जो वैल्यू निकालोगे वो kq² अपॉन r² कर निकालोगे। तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि अगर हम q की वैल्यू को कम करते रहे तो रिपल्शन की जो फोर्स की जो वैल्यू है, ये जो फोर्स इन दोनों को सेपरेट कर रही थी उसकी जो वैल्यू लगातार यहाँ पे कम होते जा रही है, और कम होते जा रही है इसलिए वो थोड़ा सा मतलब कि जो फोर्स उन्हें अलग कर रहा था उसकी वैल्यू कम होते जा रही है, तो ऑब्वियसली वो पास आएंगे, तो वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और वो जो अप्रोच कर रहे हैं वो आपका v वेलोसिटी से कर रहे हैं। देन द v जिस वेलोसिटी से अप्रोच करेंगे देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। तो जिस वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहे हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, तो आपने बताना है कि v और x का रिलेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन नीट का PYQ है। अपन अगर यहाँ पे देखें तो ये जो एंगल है वो इसको थीटा ले लेते हैं और इसको थीटा लिए, ठीक है। इसमें यहाँ कुछ टेंशन होगा स्ट्रिंग में, यहाँ भी कुछ टेंशन होगा। अगर ये एंगल यहाँ पे एक लाइन अपन ड्रॉ करें तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो t cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी,
mg लग रहा होगा यहाँ पे, और जो t साइन थीटा की जो वैल्यू है वो एफ ई के बराबर है। इन दोनों को रिपल्शन कर रहा है ना, और यहाँ पे रुका हुआ था, तो जो t साइन थीटा की वैल्यू है वो एफ ई के बराबर है। ये कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका टैन थीटा हो जाएगा। टैन थीटा की जो वैल्यू होगी वो एफ ई अपॉन एम जी होगी, ठीक है। अब अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ये जो एंगल है वो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका d है, d की जो वैल्यू है, d इनकी जो d की जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो l से बहुत छोटी है। मतलब कि थीटा बहुत स्मॉल है, ध्यान देना यहाँ पे। मतलब कि अगर ये बहुत लंबा हो गया और ये छोटा होगा, तो ये जो थीटा है वो यहाँ पे स्मॉल है, ये वो कहना चाह रहा है। तो अगर थीटा स्मॉल है यहाँ पे, तो देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस आपका L है, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अगर यहाँ पे ये, अगर ये x दूरी पे होगा, मान लो पास आते आते, डिस्टेंस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे x होगा। अगर दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, तो और ये वाला जो आपका L होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका है, तो ये तो x अपॉन 2 होगा, ठीक है। अगर ये x अपॉन 2 होगा और ये L होगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2, और यहाँ पे एक क्रक्स है कि वही मैं जो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन बता रहा था, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा निकालने में, क्योंकि यहाँ पे L, अगर L निकालना है तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये साइन थीटा आएगा, tan थीटा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जो मैं बता रहा था, इसीलिए इस क्वेश्चन में डेटा दिया है कि L जो है वो बहुत छोटा है। तो अगर L जो बहुत बड़ा है D से, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है। तो जब भी थीटा स्मॉल रहेगा, तो आपने स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये tan थीटा का जो वैल्यू है, हालांकि साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? x अपॉन 2, और ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू L है, x अपॉन 2L। लेकिन हम उसको tan थीटा के बराबर भी इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल एंगल है, ठीक है। तो कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तो उसका कोई मीनिंग होता है, यूज़ होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, बेवकूफ़ बनाने के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसका यूज़ है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है एकदम। तो अगर tan थीटा की जब अपन को वैल्यू मिल गई यहाँ पे, तो अपन लिख सकते हैं x अपॉन 2L इज इक्वल टू एफ ई में के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये एम जी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके क्यू स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें
क्लियर है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि जो क्यू स्क्वायर है वो एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है और जो क्यू है वो एक्स 3/2 के प्रोपोर्शनल है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई भी आप कांस्टेंट यूज कर लो, डी क्यू अपॉन डी टी अगर आप यूज करना चाहो, यहाँ पे आप 3/2 और ये पावर जो इसका डिफरेंशिएशन करने पे x पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये dx तो रहेगा ही, और इधर dt से किए हैं तो इधर भी dt से करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन में इसने बोला था कि द चार्जेस बिगेन टू लीक फ्रॉम द बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब dq/dt ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका मतलब dq/dt कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। dq/dt आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 3/2 √x और ये आपका v हो गया, मतलब या तो ये नीचे जाए या तो ये ऊपर जाए, जो भी जाए आपका जो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √x आएगा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x - 1/2। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब अगर अपन इसमें बात करें यहाँ पे, तो ये नीट का ही क्वेश्चन था, नीट PYQ। और पिछले 2 क्वेश्चन जो अपन किए उससे अच्छा ही था ये क्वेश्चन। तो कभी कभी उसमें भी एक आध क्वेश्चन इजी आते हैं और इसमें भी कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं इसकी। अ टॉय कार विथ चार्ज Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो QE/m है, जिसकी वैल्यू 6 मीटर पर 0 से वो स्टार्ट हुआ है तो वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, इन 1 सेकेंड है। इस वजह से मतलब कि ये QE/m के वजह से एक टॉय कार की जो वेलोसिटी है वो 0 से 6 गई 1 सेकेंड में। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, ठीक है। आई थिंक ऐसे लिखूंगा तो विजिबल भी नहीं होगा। Zero to 6 in 1 second. At that instant the direction of the electric field is reversed. तो अभी जैसे ये टॉय कार थी, इसमें चार्ज Q था और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा था, तो ये किसी वेलोसिटी से जा रहा था। एक पॉइंट के बाद, 1 सेकेंड के बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही चेंज कर दिया गया, मतलब कि अब इस पे जो एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा वो इसके वेलोसिटी के ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से ये इसको 0,0 मानो, अगर इस पॉइंट से ये टॉय कार ने स्टार्ट किया है तो पहले इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। तो वैसे क्या पूछा है देख लेते। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, मतलब जो
ऑपोजिट डायरेक्शन में जो अब फील्ड लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसमें ये मतलब 2 सेकेंड तक उसके इन्फ्लुएंस में ये चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आके इस पूरे ड्यूरेशन में आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड टॉय कार की बतानी है 0 से 3 सेकेंड के बीच में। तो देखते हैं अपन क्या हो सकता है। अगर इस पॉइंट से अगर ये स्टार्ट किया है तो सबसे पहले 1 सेकेंड की बात करते हैं। 1 सेकेंड तक क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। तो हाफ एक्सेलरेशन 6 और टी 1, मतलब सबसे पहले वो 0 से स्टार्ट किया तो 3 मीटर चला वो, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जहाँ यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी वो 6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो यहाँ से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो -6 मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि क्यू ई अपॉन एम की तो वैल्यू चेंज हो नहीं रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्सेलरेशन आ रहा है, तो वो जस्ट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, तो 6 की जगह पे वो -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 की जगह पे -6 हो जाएगा। अब अगर अपन देखें तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालने का ट्राई करते हैं अपन, क्या हो सकता है। तो अगर इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट निकालने की ट्राई करेंगे तो S इज इक्वल टू यू टी, यू आपका यहाँ पे 6 है, कितना सेकंड तक, टोटल 3 सेकंड है, मतलब फॉर 2 मोर सेकंड तक ये मूव किया है। तो 6 इंटू 2 माइनस हाफ, 80 मतलब 6 और t मतलब 2 है तो 4 हो जाएगा। ये आपका 0 आता है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो गया भाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। लेकिन याद रखो डिस्प्लेसमेंट 0 आया, मतलब कि ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें वेलोसिटी दिया गया है चलेगा तो, लेकिन ये चल के फिर लौट आया है यहीं पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस वाले पॉइंट से तो होगा कुछ, लेकिन इस वाले पॉइंट से, क्योंकि यहाँ से सारा चीज़ अपन, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें अपन यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये टर्न तो किया है भाई, चला है क्योंकि उसी पॉइंट पे दोबारा आ गया, तब यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि भाई कौन से सेकंड में ये टर्न किया है। तो उसके लिए एक तरीका है, इसकी जो u की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 6 है, v 0 होगी, जब भी उसको टर्न करना होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ होगा, तो बीच में कहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है आप इसको आप निकाल लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो टर्न कहाँ पे किया, ठीक है। तो देखते हैं अपन, v की वैल्यू 0, u -80, 0 ये 6 माइनस a की वैल्यू 6 और t, 6 इज इक्वल टू 60, t की जो वैल्यू है वो 1 सेकेंड आ गई, तो यहाँ पे ये 1 सेकेंड पे इन्होंने टर्न किया है। अब देखना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट चल पाया है। तो 1 सेकेंड में ये u कितने से स्टार्ट हुआ था, 6 इंटू टी 1 माइनस हाफ, a की वैल्यू 6, t की वैल्यू 1, 3, मतलब कि ये 1 सेकेंड में 3 मीटर चला है। तो
इधर 3 और इधर 3। अब यहाँ पे पूरे मोशन का जो आपके पास लेखा जोखा है, अब देखते हैं कि उन्होंने पूछा क्या है। अगर अपन देखें कि इन्होंने पूछा क्या है, तो पहले एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो जो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एंड में, तो यहाँ पे वो आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 3 मीटर ही हुआ, और टोटल टाइम 0 से 3 तक 3, तो ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी। इसमें 1 मीटर है और इसमें 1 है। अब देखते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। एवरेज स्पीड जब देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात होगी। ठीक है, डिस्टेंस देखते हैं कितना चला है ये। पहले यहाँ से 3 चला, फिर 3 से और 3 चला, फिर वापस 3 आया, तो ये 3 3 6 3 9, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, और 0 से 3 सेकेंड, मतलब कि जो वैल्यू आएगी वो 3 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो ये जाएगा। क्लियर है? ये भी आपका नीट का PYQ था। अब अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, a charge Q is placed at one corner of a cube as shown in the figure। ठीक है, ये फिगर देखेंगे अपन। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड थ्रू द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया में आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे ये कॉर्नर में चार्ज को उसने रखा है। तो ये आपको तो पता ही होगा कि जब पूरे स्फीयर के थ्रू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जब कॉर्नर पे रखते हैं तो वो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जब भी अगर अपन यहाँ पे इसको रखते हैं, ये तो अपना 8 अपॉन Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हुआ, जब भी अपन यहाँ पे रखते हैं तो ये इस तरीके से फ्लक्स, मतलब इसमें इस तरीके से फ्लक्स ऐसे कवर कितने रीजन को करता है वो अपन देखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलता है वो कितने रीजन को कवर करता है, तो ये 3 पार्ट को कवर करता है। जब भी इस पॉइंट पर रखता है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 पार्ट्स को कवर करता है। मतलब कि एक पार्ट पे कितना आएगा वैल्यू, आप समझ रहे हो? कॉर्नर पे टोटल कॉर्नर पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है, तो एक पार्ट पे आपका जो वैल्यू आएगा वो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया है कि
सिर्फ दो पार्ट का लिया, ठीक है, दो पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो दो पार्ट का भी सिर्फ आधा लिया है, ठीक है। तो एक पार्ट में Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन एक पार्ट का भी उसने दो पार्ट लिया, और अगर एक पार्ट का Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट है तो इस वाले पार्ट का कितना होगा, ये आधा ही है भाई, सिर्फ Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट होगा, प्लस इसका भी सेम होगा Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट, और ये मिल के जो बन जाएगा वो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपका आंसर जाएगा वो ये वाला जाएगा, ठीक है। जी मैं देखते हैं अपन। इफ अ चार्ज Q is placed at the center of a closed hemispherical non-conducting sphere, the total flux passing through the flat surface would be। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप लोग का एक मतलब इंस्टिंक्ट होता है और एक वो होता है कि आप भाई तुरंत अगर कॉर्नर पूछे तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाए, सेंटर पूछे तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाए, तो आप क्वेश्चन को बिना पढ़े आप खुश हो जाते हो कि भाई ये तो मिल गया, ये तो फिक्स है मार्क्स। तो उसके चक्कर में आप गलती करते हो, बट ये नहीं पढ़ते हो कि भाई फ्लैट सरफेस का पूछ रहा है, ये वाला जो आपका फ्लैट सरफेस है और ये आपका कर्व्ड सरफेस है। तो अगर कर्व्ड सरफेस को दोनों तरफ से रखेंगे तो ये क्लोज होगा, उसका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक कर्व्ड सरफेस की वजह से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन ये फ्लैट सरफेस का पूछा है और उसके वजह से 0 होगा। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ा करो कि कुछ यहाँ पे गेम तो उसने नहीं खेला या कुछ अलग करने का ट्राई तो नहीं किया, यहाँ पे फ्लैट सरफेस उसने दिया था। अब अपन बात करते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge Q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in the figure। तो यहाँ पे ये ब्लॉक है और ये वॉल है आपका और ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज d। तो ब्लॉक और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। A horizontal electric field E towards the right is switched on। तो एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में स्विच ऑन किया गया। Assuming elastic collisions if any, find the time period of the resulting oscillatory motion। और बताना है कि SHM होगा कि नहीं। पहली बात, जो SHM की कंडीशन होती है वो आपकी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट फोर्स है, कोई प्रोपोर्शनल फोर्स तो आप है नहीं x पे, तो SHM तो ये पहली बात करेगा नहीं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि इस पूरे रेस्टिंग ऑसिलेटरी मोशन के लिए टाइम पीरियड क्या है। तो ये पहली बात इसने बोल दिया इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट किया था और इससे कुछ टकराएगा v वेलोसिटी से, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो उसी वेलोसिटी से ये वापस जाएगा और ये फिर जाके वहाँ पे 0 हो जाएगा, रेस्टिंग ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है।
तो कुछ स्पीड तो डिक्रीज होगा नहीं क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो अपन देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ जाते टाइम टी टाइम लिया तो यहाँ से आते टाइम भी टी टाइम लेगा। फर्क सिर्फ यही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टूवर्ड्स है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। तो वो जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी वो 2t होगी। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू अप टू, पहले तो t की वैल्यू देखते हैं। t की वैल्यू अपन अगर देखेंगे तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है। ये s की जगह पे आप d रख सकते हो। ठीक है, d इज इक्वल टू हाफ a। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो QE अपॉन m होगी और t की जो वैल्यू है वो तो आपको निकालनी है। तो ये इधर जाएगा 2dm अपॉन QE। 2dm अपॉन QE। ठीक है, 2 और ये पूरा रूट में है, ये रूट में आपका 2dm अपॉन QE है। ठीक है, ये जाएगा तो 4 हो जाएगा अंदर, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 8dm अपॉन QE आएगी। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों है, एक प्लस सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा है। तो इसके वजह से इधर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके वजह से भी इधर ही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, मतलब कि d का जो 1 हो जाएगा, d का 1 सिर्फ एक में है। तो आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा था। अब अगर हम पहला देखें यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल है। तो स्पेरिकल अगर शेल है, क्यू चार्ज है, तो इनसाइड पॉइंट पे तो 0 ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ए का जो आपका 3 हो गया। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two particles A and B, each carrying a charge Q, are held fixed with a separation D between them। मतलब कि यहाँ पे दो पार्टिकल है क्यू चार्ज का और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो D है। ठीक है, a particle C having a mass m and charge Q is placed at the middle point of the line AB। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है और यहाँ पे Q चार्ज m मास का
एक और पार्टिकल रखा हुआ है मिडिल पॉइंट, इस लाइन ए बी के मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एक्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, तो ये लाइन ए बी के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ किया और उस लाइन के परपेंडिकुलर इसको, इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो अब मान लो ये पार्टिकल इससे x डिस्टेंस पे यहां पे कहीं पे है। अब अगर ये पार्टिकल यहां पे कहीं पे है तो हम देखते हैं किस पे, अब क्या पूछा है आगे, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। ठीक है, पहला तो ये पूछा है कि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो पहली बात तो इसके वजह से ये F करेगा एक्सपीरियंस, और इसके वजह से ये F एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। ये इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा और ये इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा। अगर ये डिस्टेंस डी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये d/2, ये d/2 होगा। अब मान लो कि ये एंगल तुम्हारा, ये एंगल थीटा थीटा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस पॉइंट पे जो इस डायरेक्शन में होगा वो F साइन थीटा होगा और इधर भी F साइन थीटा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब इस डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो ये F cos थीटा और इधर से भी F cos थीटा, तो इधर से आपका ये 2F cos थीटा हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका 2F cos थीटा। अब अपन 2F cos थीटा की जो वैल्यू निकालने का ट्राई करते हो। टू एफ कॉस थीटा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ, ये जो डिस्टेंस होगा वो d/2 होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस जो आपका है वो x है, x स्क्वायर होगा, इन दोनों का अंडर रूट होगा। तो f की जो वैल्यू है वो k q अपॉन ये वाला डिस्टेंस जो इनके लाइन अलोंग का डिस्टेंस है। लाइन अलोंग का जो डिस्टेंस है वो आपका d/2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर अपन इसकी बात करें और यहाँ पे cos थीटा की बात करते हैं तो ये एंगल थीटा है, इसका जो बेस होगा वो x होगा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि जो ये होगा उसमें तो रूट लगेगा नहीं, क्योंकि ये KQ अपॉन R स्क्वायर होता है ना, तो ये रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यही होगी। और लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो रूट में आएगी, d/2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी, 2kq x अपॉन d/2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे ये 1 पावर है और ये √2 पावर है, तो वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहले पार्ट का वैल्यू आ गया कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। अब आगे ये क्या बोल रहा है कि अज्यूमिंग
कि d बहुत ज़्यादा बड़ा है x से, मतलब ये वाला डिस्टेंस छोटा है और ये वाला डिस्टेंस d बड़ा है, ठीक है। शो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, और क्या बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन पार्टिकल C विल एग्जीक्यूट SHM if it is released after such a small displacement, or find the time period of the oscillation if these conditions are satisfied। तो ये भी आज CV का ही है, बहुत ज़्यादा कंडीशन दे दिया भाई इसने। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x d से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अगर उस फोर्स की वैल्यू लिखेंगे F इज इक्वल टू 2kq x अपॉन यहाँ पे आपका d अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ध्यान देना, ये जो d है ये बहुत बड़ा है x से, तो अगर ये वैल्यू, अगर ये 1000 है और ये 1 है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो अगर अपन अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो ये वाला टर्म पूरा हट जाएगा और इसकी पावर जो हो जाएगी वो 3/2 हो जाएगी। अब इसकी पावर 3/2 हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो फोर्स की नई वैल्यू आएगी वो 2kq x अपॉन d क्यूब इंटू 8, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 16kq x अपॉन d क्यूब आएगी, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें यहाँ पे तो अब इसने SHM का पूछा है, तो भाई ये आपका फोर्स है और ये x के प्रोपोर्शनल है, लेकिन थोड़ा सा क्रक्स ये है कि f माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब कि अगर SHM की कंडीशन सेटिस्फाई करानी है तो ऑब्वियसली ये जो चार्ज q होना चाहिए वो माइनस q होना चाहिए। नहीं तो आप एक चीज़ देखो, अगर ये q है और अगर ये प्लस q चार्ज है तो ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, इधर नेट फोर्स इधर आ रहा है, तो ये तो चला जाएगा। अगर ये माइनस है तो इधर नेट फोर्स इधर आएगा, तो ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो मीन पोजीशन पे आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए ये एक कंडीशन है कि वो माइनस चार्ज होना चाहिए, और अगर माइनस चार्ज हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होगा तो SHM वो करने लगेगा। अगर अपन टाइम पीरियड की बात करें तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ये F है और ये x है, मान लो ये चार्ज Q है तो ये माइनस Q हो जाएगा, तो जो बीच का टर्म बचा वो क्या हो जाएगा आपका K हो जाएगा, ठीक है। तो ये K जो होता है वो m ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और ये K की जो वैल्यू है यहाँ पे 16kq अपॉन d क्यूब है, ठीक है। m इधर जाएगा और ये पूरा रूट हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा आएगी, ठीक है। और अब आप ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t जब करेंगे तो उससे आपका टाइम पीरियड आ जाएगा।
तो अब कुछ नहीं करना, इतना निकाल लेना कि आप ये ओमेगा निकाल के दे दिए, टाइम पीरियड इधर रखना, टाइम पीरियड के लिए ओमेगा का जो इसमें ये वैल्यू लगा देना और फिर टाइम पीरियड आ जाएगा। तो फाइनली ये आज का लास्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज 2 into 10⁻⁻6 इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहाँ पे चार्ज Q को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, चार्ज Q को फिक्स कर दिया गया। अ सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम, यहाँ पे एक और पार्टिकल रखा गया है, उसका मास तो इसको राइट लेफ्ट कुछ भी रख, चलो ठीक है, इसका जो मास है वो 80 ग्राम है, ठीक है। स्टेज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स इस पे 0 है, मतलब कि ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द सेकेंड पार्टिकल इज 0.2, इसकी जो वैल्यू है वो म्यू की जो वैल्यू है वो 0.2 है। ऑब्वियसली इस पे ये कुछ फोर्स लगाएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम या रेस्ट पे है तो इधर भी कोई फोर्स लगेगा। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ द सेकेंड पार्टिकल में लाई। पहले तो ये जो सेकेंड पार्टिकल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये चार्ज ये बोल रहा है ये पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इधर जाएगा, और अगर इसकी इधर मूव करने की टेंडेंसी हुई तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। जिधर भी मूव करने की टेंडेंसी होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर ये इधर मूव करने की टेंडेंसी हुई तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो आपका ये इधर मूव करने की इसकी टेंडेंसी होगी, और जब इधर मूव करने की टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट करने की, तो फ्रिक्शन आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये क्लियर है। अब देखते हैं कोई भी एक मान के इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लो इस चार्ज की वैल्यू कम होगी, तो फ्रिक्शन क्या होता है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो जितनी भी इसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। एक कैपेसिटी तक करेगा, लिमिटिंग तक, उससे ज़्यादा आप लगा दिए फिर वो बॉडी मूव कर जाएगा। तो हम लोग लिमिटिंग की बात करते हैं। तो लिमिटिंग की जब अपन बात करेंगे मतलब कि अपन क्यू मैक्स की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो म्यू इंटू एन आएगी, इज इक्वल टू जो इस पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे Q1 Q2 और ये Q2 मैक्स है। तो यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू है वो आपकी 0.2 होगी, नॉर्मल आपका mg के बराबर है, तो वो 1000 इंटू 10 mg, KQ 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 जो है वो आपका 2 इंटू 10 की पावर -6 है। Q2 मैक्स आपको निकालना है, और ये आपका आर स्क्वायर जो है वो 100 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 4 है।
ठीक है, तो आप इसको निकाल लो। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी क्यूमैक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, और वो जितनी भी वैल्यू आती है आप उसमें रेंज के लिए प्लस माइनस कर लेना, वही इसका आंसर होगा, वो आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इसने रेंज विद इन पूछा है, तो जितनी भी वैल्यू आएगी या वो चार्ज प्लस भी हो सकता था, वो चार्ज माइनस भी हो सकता था, तो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।